ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, इंड AS 28 अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर इन कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स एंड CFS कवरेज, लीगल अंडरस्टैंडिंग, कैश होल्डिंग प्लस सब्सिडी 110 में अभी हमने पढ़ा क्या सुबह पढ़ा। इन्वेस्टर प्लस एसोसिएट 28 में पढ़ेंगे, इन्वेस्टर प्लस एसोसिएट्स, और इन्वेस्टर प्लस जॉइंट वेंचर 28 और 111। तो होल्डिंग प्लस सब्सिडी प्लस एसोसिएट प्लस जॉइंट वेंचर 110, 128, 111। तो मीनिंग ऑफ एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जब आप 20% से ज़्यादा और 50% से कम रहता है आपके पास, वो एसोसिएट्स है। तो एज पर प्रोविजन 28 के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है, इन्वेस्टर कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है ऑपरेटिंग पावर एंड फाइनेंशियल डिसीजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस। 20% से ज़्यादा 50% एक्वायर कर रखा हो, फालतू की बकवास। ठीक है, देयर आर सम स्पेशल केसेस विच कैन बी आइडेंटिफाई रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएट्स एंड विदाउट एक्वायरिंग। ऐसे कुछ हैं, ऐसी कुछ रिलेशनशिप है जिससे हम ये कह सकते हैं कि भैया आपने 20 से 50% एक्वायर नहीं करा, फिर भी आपके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। कैसे, देखो पहला क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ अदर एंटिटी। बोर्ड, अदर एंटिटी आपको रिप्रेजेंटेशन कर रही है बोर्ड का। और मटेरियल ट्रांजैक्शन विद अदर एंटिटी, मटेरियल ट्रांजैक्शन है आपकी उससे। टेक्निकल नॉलेज ऑफ असिस्टेंट फ्रॉम अदर एंटिटी और मैनेजरियल पर्सनल, सिर्फ नाम का ये। अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग, अकाउंटिंग अंडर इक्विटी मेथड, अकाउंटिंग अंडर इक्विटी मेथड। इनिशियल रिकॉग्निशन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू बैंक। एग्जाम्पल, जैसे हमने क्या करा, हमने एक्वायर करा 1/4/18 को, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 40% है, अमाउंट पेड 2 लाख है, नेट एसेट हमारे पास आए हैं इतना। तो नेट एसेट इतनी थी, हम एसेट तो ला नहीं सकते क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे। तो 4 लाख इंटू 40%, 1,60,000। नेट एसेट अमाउंट पेड 2 लाख, 40%, 4 लाख इंटू 40%, कितना, 1,60। तो हमने 2 लाख दिया, तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया एंट्री, क्योंकि 2 लाख से गए। अब हमने 1 लाख के बदले 2 लाख दिया, तो गुडविल है 40,000 के पैसे दिए हमने, तो गुडविल क्या है, 40,000। ठीक है, अब पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन, मतलब कि आपने इनिशियल रिकॉग्निशन कर लिया, अब उसके बाद ठीक है क्या होगा, अगर इस केस में अगर एसोसिएट क्या करती है, प्रॉफिट करती है, तो क्या करो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दो, P&L क्रेडिट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड P&L। ठीक है, अगर एसेट्स इन लॉस करती है तो भैया P&L डेबिट, एसेट्स को कम करता है। अगर डिविडेंड पे करती है एसोसिएट्स तो क्या करो, इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L। अगर डिविडेंड पे करती है, अगर एसोसिएट डिविडेंड पे करती है तो इट विल रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से क्यों, it means that value of investment will increase by profit earned by associate, but it will reduce by losses incurred or profit distributed। अच्छा, वैल्यू इंक्रीज होगी, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी जब आप क्या करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। जब आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है प्रॉफिट। हाँ, ठीक है, जैसे आपने इनिशियल रिकॉग्निशन किया शेयर का प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एक्विजिशन लॉस, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने तो माइनस। अब एक हमारा पहला क्वेश्चन है 147 पेज नंबर है, 7th क्वेश्चन। अमर लिमिटेड ने एक्वायर करा 40% शेयर ऑफ राम लिमिटेड। ठीक है, राम लिमिटेड का शेयर एक्वायर करा,
अमर लिमिटेड ने एक्वायर करा 40% शेयर ऑफ राम लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 11 में, ठीक है। द प्राइस उसने पे करा 10 लाख। राम लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट इतना, डिविडेंड पे कर दिया इतना। तो मेक द जर्नल एंट्री, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, कंसोलिडेटेड पीएनएल, ध्यान रखना ध्यान। तो अल्टीमेटली 1 लाख माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख इंटू 40% तो 40,000। कुछ अदर एडिशनल एडजस्टमेंट, अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट, अगर ओसीआई की इनकम हो रही है तो क्या करोगे, एसोसिएट ओसीआई की इनकम हो रही है तो ओसीआई की इनकम तो ओसीआई में हम भी डाल देंगे। अगर कोई ओसीआई की इनकम अर्न करी है एसोसिएट ने आफ्टर एक्विजिशन, देन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट विल बी इंक्रीज बाय शेयर इन ओसीआई एज वेल, बट इट विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर बाय इन्वेस्टर टू कंसोलिडेटेड ओसीआई अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्ट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड ओसीआई, ओसीआई को ओसीआई में जगह इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ती रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन 10 ये पहले करवाना था। क्वेश्चन 10, अब जैसे एक्स लिमिटेड ने क्या करा, परचेज करे 20% शेयर, उसने 20% शेयर परचेज करे एसोसिएट के 200 लाख एज ऑन 1/4 ऑन द डेट ऑफ शेयर होल्डर फंड एसोसिएट्स में इतना है, तो 900 इंटू 20% आपने कितने दिए 200, तो 20 लाख की गुडविल है, ठीक है। नेट प्रॉफिट 16 में आपको हुआ तो 200 में ऐड कर देंगे ना, 16 में हुआ आपको कितना प्रॉफिट हुआ 20, तो 20 को ऐड कर दो। ओसीआई आप अलग से रखो, नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव नेट ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिविडेंड पे कर दिया 100 का, 14, 15 एंड 15, 16। शो द इक्विटी मेथड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में आपको इक्विटी मेथड दिखाओ करस्पॉन्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो जब हम 16 में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट बांट दिया, ठीक है। डिविडेंड पे 14, 15, 15, 16 का, तो 100 आए 100 चले गए 10, तो भैया सब में से 20% ले ले और हट जा, ठीक है। नेट प्रॉफिट 200 आया, 200 ऐड कर दो, 200 का प्लस कर दो 20, तो 200 में प्लस कर दो 20, प्लस कर दो 1 नहीं 2, फिर माइनस कर दो 20, तो 202 ओसीआई के साथ, ठीक है। इनिशियल रिकॉग्निशन 200 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ ओसीआई, प्रॉफिट 20 और 2 22, डिविडेंड 20, 2 का हो गया 15, 16 और 16, 17, तो 20 का हो गया। अभी 40 का लॉस है तो इंटू 20% माइनस कर देंगे 10 इंटू 20%, प्लस कर देंगे 100 इंटू 20%, माइनस कर देंगे 176 बचा। क्या है इसमें डिक्लाइन ही इतना, 24 का डिक्लाइन हो गया। वाह जी वाह, कुछ भी नहीं था, फालतू की बकवास। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हुई तो क्या करोगे, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन मतलब क्या मतलब है इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन का। इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन क्या हुआ, अगर कोई सेल और परचेज होती है इन्वेस्टर और एसोसिएट में और वाइस वर्सा,
और अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसे एलिमिनेट कर दो भाई साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो फॉलोइंग पॉइंट, देयर विल बी नो डिफरेंस इन ट्रीटमेंट अदर टाउन। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, भले ही डाउन स्ट्रीम हो चाहे अप स्ट्रीम हो। समझ गए? समझ गए ना लल्लू लाल? लल्लू लाल ठीक है। दिस कैलकुलेशन अनरियलाइज प्रॉफिट इज मीन्स क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे एलिमिनेट कर दो, अनरियलाइज प्रॉफिट विल बी मेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन्वेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी रिड्यूस अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 मेरे को लग रहा है ये 28 की क्वेश्चन था वो। Assume that Babu Limited owned 40% share of Sahu Limited and account for this investment thought the equity method. In 2011, Babu Limited ने sell कर दी inventory to किसको? तो शाहू लिमिटेड के एट अ प्राइस ऑफ 50,000 विच इंक्लूड अ ग्रॉस प्रॉफिट 30%। तो 30 को कैसे लिखते हैं? 30 डिवाइड बाई 100 इन 1 3 डिवाइड बाई 10। तो ये कॉस्ट पे है तो ये 3 डिवाइड बाई 13, तो 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 13। अजीब सही आ रहा है। बाय द एंड 40, अब 130% है, सीधी सी बात है। 50 डिवाइड बाई 130% और 50 डिवाइड बाई 130, क्या कर रहा हूँ? हाँ, ये फिगर इंक्लूड कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट इतना है। बाद एंड 11 में साहू ने क्या करा? साहू ने सोल्ड कर दी 40,000 ऑफ दीज गुड्स आउटसाइड पार्टी को, वाइल रिमेनिंग 10% फॉर द सेल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, पीएनएल आपने चार्ज करा, पीएनएल अकाउंट, सेल इन बैंक अकाउंट नहीं, इन्वेंट्री गई और आपने सेल बुक करी थी ना, सेल्स क्रेडिट हुई और तो इन्वेंट्री को आप क्या करो? क्रेडिट करो। प्रॉफिट ही हटाना है ना। ठीक है, ये 50,000 डिवाइड बाई 130%, ये कॉस्ट है इंटू 30%, इतना कमाया है 50 पे, तो 40 पे कितना होगा? इतने का प्रॉफिट आपको क्या करना पड़ेगा? 30%, 10,000 इंटू 30%। वाह वाह, ये क्या किया इसने? देखिए मेरे कितने बचे हुए? ओके, ये क्वेश्चन जो है इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, नेट एसेट थी बी लिमिटेड की 800 और फेयर वैल्यू थी 1,000। तो आप किस पे निकालोगे? किस पे इन्वेस्टमेंट करोगे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे तो उसका 20% 2,000 और आपने 2,10,10 की घर में लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है, इसने ये फेयर वैल्यू का डिफरेंस किस लिए आया था? डेप्रिशिएबल एसेट से। जो डेप्रिशिएबल एसेट है उसमें 200 का डिफरेंस आ रहा है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू। तो 35 का डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसको 80 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसने फेयर वैल्यू को तो लिया ही नहीं अकाउंटिंग में, तो डेप्रिसिएशन तो फेयर वैल्यू भी लेना पड़ेगा। तो आप 200 डिवाइडेड
ठीक है। तो आपका जब 35 का डेप्रिसिएशन 400 पे आ रहा है, 600 पे आएगा 52। 35 माइनस करो, 20% निकाल दो, ये माइनस कर दिया और 210 मेरा प्लस हो गया। और प्रॉफिट 80 में 20% था, प्लस हो गया तो 222.5 आ गया। ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं था, फालतू में टाइम लगा दिया। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 149 है, इक्विटी मेथड अकाउंटिंग। इसमें क्या करा, 30% एक्वायर करा, 30% इंटरेस्ट लिया, 30% इंटरेस्ट लिया 2.5 लाख रुपए का, जिसकी फेयर वैल्यू थी 6 लाख रुपए। गुडविल आपकी आ जाएगी 70,000। ठीक है, नेट एसेट थी 5 लाख की। अब जो नेट उसका डिफरेंस क्या था, एक इक्विपमेंट था जो बुक वैल्यू से ज़्यादा था, फेयर वैल्यू पे था। ठीक है, 1 लाख का उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया नहीं होगा फेयर वैल्यू पे, ठीक है, इसने कंसीडर ही नहीं करा। तो आपको पहले डेप्रिसिएशन लगा लो उस पर, 10 साल की लाइफ है, 10,000 का डेप्रिसिएशन, 10,000 का डेप्रिसिएशन, और आपका 30% है, 3,000 आपके प्रॉफिट में से गए। अब दूसरा, उससे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इसमें 30% आपका, 30,000 ले लो। फिर उसने उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दिया। अच्छा, उसी प्रॉफिट में से उसने क्या करा, डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड दे दिया, या तो आप ऐसा करो, 1 लाख में से 9 माइनस करके 30% ले लो, या तो 1 लाख पे पूरा 30% लो और 9,000 पे पूरा 30% लो। ठीक है, डिविडेंड माइनस होगा। और 20,000 का लॉस हुआ, एक्सचेंज लॉस है, OCI से आपको वो भी माइनस करने को मिल जाएगा। तो आपका बैलेंस आ जाएगा कितना, 2,68,000 यही मिलेगा एंड में। नथिंग, कुछ भी नहीं था, फालतू में गलत करवा दिया। ओके, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके, कुछ क्वेश्चन ही बचे गिने चुने। ठीक है, यहाँ पे अगर शेयर इन एसोसिएट इज हेल्ड बाय, अगर किसी इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने एसोसिएट्स में शेयर ले रखे होंगे तो क्या करेंगे। अगर प्रोविज़न देखिए 28 का, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को क्या करना है, वो अप्लाई नहीं करेगा, वो एग्जाम्प्ट है इक्विटी मेथड अप्लाई करने से। तो वो क्या करेगा, इफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर एंटिटी बिकॉज CFS आर एग्जाम्प्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो वो वैल्यू करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट, एसोसिएट्स की इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेगा एट इट्स फेयर वैल्यू। ठीक है, फेयर वैल्यू पे मेथड करेगा, फेयर वैल्यू पे करेगा, फेयर वैल्यू पे करेगा, फेयर वैल्यू पे करेगा, फेयर वैल्यू पे करेगा। एग्जाम्पशन, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एंटिटी और पेरेंट जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है और कोई अदर मेंबर एक ग्रुप में एक्वायर करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को, ठीक है, साथ में, तो वो क्या करेंगे, 109 लगाएंगे, 109 लगाएंगे। 109 के फेयर वैल्यू थ्रू PNL on investment held by investment company, but Ind AS 28 will be applied on investment held by non-investment company। और Ind AS किस पे अप्लाई कर होगा, जो इन्वेस्टमेंट ले रखी है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने। अच्छा, FVPL कहाँ लगेगा, इन्वेस्टमेंट करी हुई, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट ले रखी है, बट अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो 28 लगेगा। ठीक है, ओके। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आर क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, तो क्या होगा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स एसोसिएट में करिए, हेल्ड फॉर सेल हो गई। अगर कोई इन्वेस्टर प्लान कर रहा है अपनी सेल करने का इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड क्लासिफाइड इट एज हेल्ड फॉर सेल, देन इन्वेस्टर को शुड सीज एप्लीकेशन ऑफ Ind AS, तो उसको 28 लगाना बंद करना पड़ेगा फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ Ind AS 10 विल बी मेड फ्रॉम सच डेट। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, मकज में आया क्या। एग्जाम्पशन, अगर कोई इन्वेस्टर स्टिल रिटेन करता है सम शेयर इन इन्वेस्टी आफ्टर क्लासिफाइंग पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करने के बाद भी वो क्या करता है, वो रिटेन करता है शेयर्स। तो 2 केस हो सकते हैं, या तो लेस देन 20% हो गया, या तो लेस देन 50% में मोर देन 20%। तो अगर लेस देन 20% में 109 अप्लाई करो रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट, और 20 से 50% है तो कंटिन्यू करो एप्लीकेशन ऑफ Ind AS 28। मतलब कि क्या बोला इसने, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, ठीक है, मैं उसे हेल्ड फॉर सेल रख रहा हूँ बेचने के लिए,
बट मैं उसे बेची मेरे 20%, या तो दो ही चीज़ें होती है, 20% से कम होगी तो 109 लगाना, और 20 to 50% होगी तो 28 लगाना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 15 हो रखा है। क्वेश्चन 15 पेज नंबर 160। राम लिमिटेड ने होल्ड कर रखे हैं 50% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ श्याम लिमिटेड। द बैलेंस इक्विटी शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय अनदर। ठीक है, 50 उसने ले रखी है, राम ने 50 किसी और ने ले रखे। राम लिमिटेड ने जॉइंट कंट्रोल ओवर श्याम। राम लिमिटेड का जॉइंट कंट्रोल है श्याम लिमिटेड पे, दो ही बंदे हैं। एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ राम लिमिटेड, वो राम लिमिटेड की जॉइंट वेंचर है। अकाउंटेड यूजिंग इक्विटी मेथड। नाउ राम लिमिटेड जिसने अक्वायर करा था इज प्लानिंग टू सेल द जॉइंट वेंचर, प्लानिंग टू सेल 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ श्याम लिमिटेड टू थर्ड पार्टी। Such 10% investment meet the criteria of assets held for sale and has been measured and disclosed accordingly. Now determine how should Ram Limited account 40% interest retained in Shyam Limited. इंटरेस्ट वो कैसे करेगा? अगर देखो दो चीज़ें, अगर वो हेल्ड फॉर सेल हो गई है या तो 20% से कम होगी, 20% से कम होगी तो आप 109 लगा देना। अगर 40% 20 से 50 के बीच में है तो क्या लगा दो आप, इंड एस 28 ही लगाओ। तो राम लिमिटेड कंटिन्यू टू अप्लाई इक्विटी मेथड 40% शेयर इन श्याम। एंट्री फॉर डी रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गेन और लॉस विल बी डिटरमाइन। क्वेश्चन 14, सीडी लिमिटेड हेल्ड 50% ऑफ वोटिंग पावर। सीडी लिमिटेड हेल्ड सीडी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, 50% वोटिंग पावर ले रखा है। ठीक है, आरएस लिमिटेड का, विच इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ सीडी लिमिटेड। तो जो कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 लाख है ना। आउट ऑफ 50% स्टेक सीडी लिमिटेड क्या कर रहा है, सोल्ड कर दी 20% स्टेक टू थर्ड पार्टी फॉर कंसिडर 80,000। द फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन 30%। हाउ मच गेन और लॉस रिकॉर्डेड इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट। कैरिंग वैल्यू है इतना, आउट ऑफ 50% स्टेक 20 बेच दी उसने, तो 20 डिवाइडेड बाई 50 कितना है, 40%, तो 40 की बेच दी, 50 रुपये मिले। फेयर वैल्यू इतना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गया मेरा, क्या गया मेरा, गया वो एसोसिएट्स। फिर 80,000 बैंक में है, 1,20,40, 1,20,80, 1 लाख इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, और फिगर गेन ऑन डी रिकॉग्निशन। क्वेश्चन 11 ये छोड़ दो। अब पोटेंशियल शेयर्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर। पोटेंशियल शेयर्स हेल्ड बाय इन्वेस्टर का क्या मतलब है, अगर कोई इन्वेस्टर के पास पोटेंशियल शेयर्स है, मतलब कि क्या हो गया, वारंट ऑप्शंस हो गए, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, देन पोटेंशियल शेयर कैन बी इंक्लूडेड इन असेसमेंट ऑफ एसोसिएट रिलेशनशिप ऑफ। तभी इंक्लूड करेंगे जब ये पोटेंशियल शेयर करेंटली एक्सरसाइजेबल होंगे। अगर शेयर एक्सरसाइजेबल है ऑन द फ्यूचर डेट पे, देन वी विल नॉट कंसीडर दीज शेयर्स इन असेसमेंट। अगर फ्यूचर डेट पे है तो अभी क्यों करें हम। ठीक है, नोट ऑन करंटली एक्सरसाइजेबल। अगर कोई प्रोविज़न इंड एस 28 पे है तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मीनिंग करंटली एक्सरसाइजेबल का। करंटली एक्सरसाइजेबल का कोई मीनिंग नहीं दिया हुआ 28 में एज इंड एस 110 के हिसाब से। तो इसका मतलब है नॉट नेसेसरी फॉर एक्सरसाइजेबल पोटेंशियल शेयर टू बी सब्सटेंटिव। तो we will not check liquidity problem or management intention about the practical exercise of conversion। ठीक है।
अब अकाउंटिंग लॉस एसोसिएट इम्पोर्टेंट इन CSS। ओके, तो अब ये अगर कोई एसोसिएट में हमारा लॉस होता है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर एसोसिएट में हमारा लॉस होता है एसोसिएट्स में लॉस होता है, तो आपको क्या करना है, तो माइनस कर दो। अगर एसोसिएट्स में लॉस होता है, अगर ये एक वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि वो नेगेटिव में चला जाता है, आप नील दिखाना, नेगेटिव मत दिखाना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 13, पेज नंबर 2। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या करना है, आपको पहले डिसाइड करना है प्रेफरेंस किस चीज़ को देखो, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी है, प्रेफरेंस है, लॉन्ग टर्म है। तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है वापस लाने में, किसको देनी है, और लॉन्ग टर्म डेट प्रेफरेंस शेयर, फिर किसको, इक्विटी को। और जब लॉस होगा तो सबसे पहले इक्विटी उसे उड़ोगे आप, ठीक है। हमारे पास बैलेंस है इक्विटी का 10 लाख, और फिर प्रेफरेंस शेयर का 5 लाख और इसका 3 लाख। सबसे पहले देखो, पहले साल में ही 16 लाख का फटका लग गया। सबसे पहले इक्विटी से उड़ाओ, फिर प्रेफरेंस से 5 उड़ाओ, 1 बचा, इससे उड़ाओ, इसका 2 बचा, ठीक है। और फिर 50 यहाँ से भी गया था, किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का। तो प्रेफरेंस शेयर्स का तो 0 हो गया था, माइनस पहले सेपरेट इसका करो, फिर उसका करो, चेंजेस इन SFS। पहले खुद का इसका करो, तो ये 50 माइनस हो गए 16 में से 10 तो वहीं उड़ा दिए। फिर अब इसका कितना बचा है, 4.5 बचा है, तो 4.5 से ही उड़ा दिए। इसका कितना बचा है, 2.5, तो 2.5 उड़ा दिए। एडजस्टेड इन कैरी, तो लॉस, शेयर इन लॉस 1,50,000, वहाँ से बैलेंस निकालिए, ठीक है। 10 लाख यहाँ, ठीक है। फिर हम आ गए ईयर 2 में आ गए, यहाँ पे फिर 2 लाख का फटका लगा। अब वहाँ पे इक्विटी में तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, इक्विटी में है ही नहीं, तो इस हमें कहाँ से माइनस करना पड़ेगा, एक ही बचा हुआ है, डिवेंचर्स। वहाँ से 1 लाख बचा था, वो भी ख़त्म। अब फिर 1 लाख बचा, 50,000 वहाँ से गया था। अनरिकॉग्नाइज शेयर इन लॉसेस, 1.5 लाख के हो गए। तीसरे साल में आओ, 1 लाख का आया, 1.5 लाख का आया, तो 50,000 प्रेफरेंस में डाल दो, 1 लाख इसमें डाल दो, किसमें, डिवेंचर्स। नहीं, प्रेफरेंस में 1 लाख और डिवेंचर में 50,000 नहीं जाएगा, क्योंकि पहले आपको लॉस सेट ऑफ करना है। ध्यान रखना, पहले लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा, पहले लॉस जो आप अनरिकॉग्नाइज लॉस है उसको सेट ऑफ करना। फिर उसके बाद आपके 10 लाख आए, तो सबसे पहले आप किसको करो, डिवेंचर्स को 3 कर दो, उसके 5 कर दो, उसमें 50 और ऐड कर दो, वो बचे कितने, 5, 3, 8, उसका 2 बचा, ठीक है। 2 बचा, इसके 5, 55 से हो गए। फिर 4th ईयर में 10 लाख आए, तो 10 लाख अपने कर दो, प्रेफरेंस में चले जाएंगे 50, तो 30, 5 80 हो जाएगा, इसका 3 का, ये 3 ही लगा, 20 लाख हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अभी बचा हुआ है जॉइंट अरेंजमेंट, कितना बड़ा है, ठीक है, छोटा सा ये 3-4 क्वेश्चन है, ये मैं ख़त्म ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। जॉइंट अरेंजमेंट, अब यहाँ पे आपको पहले ये बताना पड़ेगा जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है। जॉइंट अरेंजमेंट और जॉइंट ऑपरेशन, ये इंड AS 111 है। जॉइंट अरेंजमेंट और जॉइंट ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, एक्सप्लेन करो मुझे, ठीक है। जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है, जिसमें 2 और पार्टीज आती है
ऑब्टेन करती है कंट्रोल ओवर रेलेवेंट एक्टिविटीज़। फॉलोइंग एडिशनल डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ कंट्रोल कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, मीनिंग ऑफ जॉइंट कंट्रोल। मीनिंग ऑफ रेलेवेंट एक्टिविटीज़ हमने पहले डिस्कस कर लिया है। टाइप्स ऑफ जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर, दो तरीके के जॉइंट होते हैं, जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इंड AS 28 लगता है और जॉइंट ऑपरेशन इस पे लगता है इंड AS 111। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी सब ठीक है, समझ गए। जॉइंट ऑपरेशन पे लगता है 111, जॉइंट वेंचर पे लगता है 28। एसोसिएट्स मान लेते हैं इसका। ठीक है, जॉइंट अरेंजमेंट में अगर जॉइंट अरेंजमेंट सेपरेट व्हीकल और एंटिटी नहीं है, जॉइंट अरेंजमेंट सेपरेट व्हीकल और सेपरेट एंटिटी नहीं है, तो ये जॉइंट ऑपरेशन है। तो इट मीन्स जॉइंट अरेंजमेंट कैन नॉट होल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी नो नेम, अपने नाम पे नहीं ले सकती, तो ये जॉइंट ऑपरेटर है। तो जॉइंट अरेंजमेंट इज अ जॉइंट ऑपरेशन एंड इन्वेस्टर शेल कॉल्ड एज जॉइंट ऑपरेटर्स, और इन्वेस्टर को हम बोलेंगे जॉइंट ऑपरेटर्स। ये अपने नाम पे एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं ले सकती। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आते हैं हम जॉइंट अरेंजमेंट में दूसरे पार्ट पे। अगर वो अपने नाम पे ले सकती है, अपने नाम पे ले सकती है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, उसका इट इज़ अ कॉर्पोरेट एंटिटी। अगर वो कॉर्पोरेट है तो जॉइंट वेंचर है, अगर कॉर्पोरेट है तो जॉइंट वेंचर है। अगर कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपने नाम पे नहीं ले सकती, तो ये जॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है ठीक है, जो भी बंदा अपने नाम पे एसेट्स और लायबिलिटीज ले सकता है वो जॉइंट ऑपरेशन नहीं है, जॉइंट वेंचर है। जॉइंट ऑपरेशन है। और जो अपना जो सेपरेट लीगल एंटिटी है और तो अपने नाम पे तो ले ही सकती है, तो जॉइंट वेंचर है। सिंपली सी बात ये है। ठीक है, एक्सेप्शन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब कि कॉर्पोरेट एंटिटी होगी तो भी वो जॉइंट वेंचर नहीं होगी। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये जॉइंट वेंचर नहीं होगी। अगर आउटपुट जो है कंपनी का डायरेक्टली शेयर्ड बाय इन्वेस्टर, इट मीन्स इन्वेस्टर है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कंपनी, मतलब कि जो इन्वेस्टर है बोले मैं बेच लूँगा तो बेचेगा, नहीं बोलूँगा तो नहीं बेचेगा। डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है इन्वेस्टर को। अगर कंपनी का इकोनॉमिकली डिपेंड है इन्वेस्टर पे, डिपेंड हो गई है, इकोनॉमिकली डिपेंड हो गई, तो जॉइंट वेंचर होते हुए भी ये जॉइंट ऑपरेशन है। ठीक है, डिपेंड हो गई तो 1920। फिर क्वेश्चन 2 ही 3 है। अकाउंटिंग फॉर जॉइंट ऑपरेशन इन SFS एंड CFS ऑफ ऑपरेशंस। कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट जॉइंट ऑपरेशन, प्रोपोर्शनेट जॉइंट, ठीक है, सब कुछ प्रोपोर्शनेट करेंगे। क्वेश्चन 21 पेज नंबर 170। क्वेश्चन 21 पेज नंबर 170। P&Q इन्होंने क्या करा, जॉइंट अरेंजमेंट करा। P&Q सेपरेट व्हीकल है, अलग अलग है, मतलब जॉइंट वेंचर है ये। P&Q ओन करते हैं 50-50% ऑफ कैपिटल में 50-50 जाएगा। हालांकि द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट स्टेट दैट हैज़ राइट टू ऑल द मशीनरीज एंड ऑब्लिगेशन। पी के पास क्या राइट है, पी के पास राइट है वो सारी मशीनरी ले लेगा एंड ऑब्लिगेशन बैंक लोन लेगा। ठीक है, पी के पास मशीनरी और बैंक लोन गया। P&Q के पास राइट है ऑल अदर एसेट्स में P&Q एंड ऑब्लिगेशन ऑल अदर लायबिलिटीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 50-50। तो बैंक लोन बचा, कैपिटल तो आप 50-50 कर ही रहे हो, कैश बता 50-50, बस और कुछ बचा ही नहीं इसके पास। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज P&Q, तो P&Q कैपिटल आ गई। कैपिटल कहाँ है, कैपिटल है। बैंक लोन दोनों का, अदर लोन आएगा। अरे यार एसेट्स ही ले ले। मशीनरी तो वो ले गया ना पूरा का पूरा, और कैश 50%।
मशीनरी 100%, कैश 50%, बैंक लोन 100%, अदर लोन 100। क्वेश्चन 22, ठीक है। अब मेरे को ख़त्म करना है जल्दी। AB लिमिटेड एंड BC लिमिटेड, ठीक है, उन्होंने इस्टेब्लिश करी जॉइंट अरेंजमेंट, ठीक है। दो सेपरेट व्हीकल है PQR, थ्रू सेपरेट व्हीकल PQR, ठीक है। द लीगल फॉर्म ऑफ सेपरेट व्हीकल डज नॉट कन्फर्म सेपरेशन बिटवीन द पार्टीज। The legal form separate vehicle does not confirm the separation between the parties, and the separate vehicle itself, thus both the parties have right, दोनों पार्टीज के पास क्या राइट है assets and obligation पे for the liabilities of PQR, as neither the contractual term nor the other facts and circumstances indicate otherwise। ना तो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है, ना तो अदर फैक्ट सर्कमस्टांसेस इंडिकेट करते हैं, अदरवाइज इट कंक्लूडेड दैट जॉइंट ऑपरेशन एंड नॉट अ जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट ऑपरेशन है, जॉइंट वेंचर नहीं है। बोथ द पार्टीज 50% ऑफ ईच, दोनों पार्टीज पे 50% है ईच ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट इन PQR, ठीक है। However, the contractual terms of joint arrangement state that AB Limited has right to all the buildings। AB Limited के पास राइट्स है सारी बिल्डिंग के ऊपर, of one owned by PQR, and obligation to pay all the debt owned by PQR, all the debt owned to AB, ठीक है, to the lender XYZ। AB Limited and BC Limited have right all other and obligation other, ठीक है। ये सारे 50-50 है, ठीक है। हाउ शुड AB Limited record in its financial statement its rights and obligation? AB Limited में रिकॉर्ड कर देंगे भैया। AB Limited ये आ गई 240 2 आ गई, 240 100%, लायबिलिटीज है 240, फिर कैश में 50%, बिल्डिंग में 50%, और इसमें इक्विटी और एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन में 50%, इक्विटी में 50%, 70। क्या है ये, क्या बकवास है, कुछ भी नहीं है। 23 यहाँ पे उसमें से करना बेटर है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। इंडेस 27 में कुछ भी नहीं है, इंडेस 112 में कुछ नहीं है, डिस्क्लोजर से। तो यहाँ पे क्लास हमारी ख़त्म होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।